हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास आ गया हूं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकेंड पार्ट के वीडियो को लेकर के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश रूल के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें आप लोग को मैंने समझाया था कि इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी है था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वाज बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था उस समय, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हम लोग का इंपोर्ट पे था, और इंडियन इकोनॉमी जो था वो क्या था, कॉलोनियल इकोनॉमी था। ठीक है, अब आज मैं आप लोगों के पास डिस्कस करूंगा हर एक सेक्टर का कि इंडियन इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर थे वो सेक्टर किस प्रकार के थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है ना। इंडिया के मैक्सिमम पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो कहाँ पे इंगेज थे, दे वर इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा था वो काफ़ी बैकवर्ड था, वो काफ़ी स्टेगनेंट था। ठीक है, आखिर बैकवर्ड था इसको हम कैसे पहचाने, इसलिए क्योंकि कुछ फीचर्स हमें दिखते थे इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी बैकवर्ड था। कैसे भाई, तो सबसे पहला था कि इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी, है ना, एकदम। अगर अभी से कंपेयर करें प्रेजेंट सिनेरियो में, एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता है, उस समय कितना होता था, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस था, उसमें काफ़ी लो था। रीज़न ये क्या था, रीज़न था उस समय फर्टिलिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, फर्टिलिटी अवेलेबल नहीं था, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा नहीं था, है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पाता था, फार्मर्स के पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि वो लोग अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो इस कारण से प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी, राइट। दूसरी बात कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी था। क्यों सर्टेनिटी था, चूंकि एक प्रकार से रेनफॉल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा था, है ना, गैम्बल ऑफ मॉनसून कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि अगर मॉनसून अच्छा आया, रेनफॉल अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, नहीं आया तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावे क्या था, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग था। मतलब जो फार्मर थे वो प्रोडक्शन करते तो थे, लेकिन किस चीज के लिए करते थे, क्यों करते थे, बस सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल के लिए, मतलब अपना जीवन यापन हो सके, अपना जो जरूरत है, कंजम्पशन है वो हो सके, बाकी कोई वैसा पर्पस नहीं होता था। ठीक है, इसके अलावा क्या था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, मतलब जो लैंड था उसका काफी छोटा छोटा होल्डिंग था। ठीक है, अगर देखिए एक फार्मर जब प्रोडक्शन कर रहा है, छोटा छोटा होल्डिंग अगर रहे उसके पास, ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन वो नहीं कर पाता है। एक ही जगह अगर बड़ा लैंड उसके पास अवेलेबल हो तो प्रोडक्शन वो काफी बेहतर तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी ऐसे फीचर्स था जो बताता था कि इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज बैकवर्ड। ठीक है, साथ ही साथ ये स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट कैसे था भाई, बिकॉज देयर वाज अ गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल्स। ठीक है, ऑनर ऑफ द सॉइल कौन होता था, जमींदार होता था। ठीक है, कौन होता था, जमींदार को माना जाता था, और टीलर्स का मतलब हम लोग होता है फार्मर। ठीक है, कहा जाता है कि फार्मर और जमींदार के बीच में बहुत अच्छा पटरी खाता नहीं था, क्योंकि जमींदार जो होते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे किसका, फार्मर का। ठीक है, और इस कारण से फार्मर का इनकम काफी कम होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो लोग रेंट वसूल लेते थे फार्मर्स से। ठीक है, वही रीजन था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही वो कारण था जिस कारण से फार्मर और जमींदार के बीच में बहुत अच्छा से संबंध नहीं थे। ठीक है, क्या करता था लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, मैंने पहले भी बताया, आपका जो पार्ट 1 का वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है।
अगर नहीं देखे हो वीडियो को तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कहा गया था कि जमींदार जो थे वो जितना चाह सकते थे, जितना वसूल सकते थे, उतना फार्मर से वसूलते थे, ठीक है। इस कारण से फार्मर की स्थिति जो थी काफी कमजोर हो गई थी। प्रोडक्शन का अच्छा खासा हिस्सा जो होता था फार्मर्स का, वो जो जमींदार थे उन लोगों के द्वारा हड़प लिया जाता था, मींस एज अ रेंट के रूप में ले लिया जाता था, ठीक है। तो ये एक बहुत भारी समस्या था फार्मर्स के साथ, है ना। फार्मर के पास सेविंग वगैरह नहीं हो पाता था, इस कारण से वो पुअर बन जाते थे, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब क्या किया था, यहाँ के फार्मर्स को जबरदस्ती कॉमर्शियलाइज किया गया, मतलब वैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर किया गया जिसका कॉमर्स में ही होता, मतलब जिसका ट्रेड ज्यादा किया जा सके, कंजम्पशन गुड्स से हटा करके कॉमर्शियलाइज किया गया, ठीक है। जब कॉमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, इंडिगो। इंडिगो का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था यहाँ के फार्मर्स को, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो थे, वेस्टर्न कंट्रीज जो थे, वहां पे इंडियन इंडिगो का बहुत डिमांड होता था, ठीक है। क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत उच्च क्वालिटी का होता था, तो जो ब्रिटिशर्स होते थे वो यहाँ के फार्मर को फोर्स करते थे इंडिगो वगैरह का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। जबकि इंडिगो का प्रोडक्शन करना एग्रीकल्चरल वर्क के लिए बहुत अच्छा नहीं होता था, वो सॉइल को बर्बाद कर देता था, ठीक है। तो इन सारे रीजन से कहा गया, ठीक है, कि कॉमर्शलाइजेशन करने से फार्मर्स की स्थिति और भी खराब हो गई, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट से क्लियर है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो क्या था, बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, ठीक है। चलिए, ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका बैकवर्डनेस, स्टैग्नेशन का क्या रीजंस था, क्या वो क्या फीचर्स थे जो बताता था बैकवर्ड स्टैग्नेंट है, वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखिए, अगर हम बोले ब्रिटिशर्स किसी भी सेक्टर को अच्छा नहीं छोड़े थे, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के हर एक सेक्टर को बर्बाद किया। इंडिया के जितने भी सेक्शन थे, जितने भी सेक्टर थे, लाइक एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, फॉरेन ट्रेड हो, हर चीज को बर्बाद किया। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया, इंडिया के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं किया था। अगर ब्रिटिशर्स के कारण इंडिया का कुछ डेवलपमेंट या ग्रोथ हुआ है तो वो इनडायरेक्टली हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली वो कभी नहीं चाहा है कि इंडिया का डेवलपमेंट या ग्रोथ हो सके, ठीक है। कैसे, समझिए इस पॉइंट से। अगर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एक समय ऐसा था कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ना, उसका ग्लोबल रेपुटेशन काफी जबरदस्त था। पूरे फॉरेन में इसका बहुत डिमांड था, क्लियर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आया जिसने इसके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया, कहता है चीपर इंडस्ट्रियल गुड्स वर अलाउड ट्रेड फ्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स। जो ब्रिटिशर्स गुड्स बनाते थे ना, उन गुड्स को इंडिया में अगर आता था तो उसको टैरिफ फ्री कर दिया जाता था, टैक्स फ्री कर दिया जाता था, ठीक है। और जब टैक्स फ्री होता था तो वो काफी सस्ता हो जाता था, इंडियंस जो है उस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा करते थे, है ना। जबकि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, जो हस्तकला के द्वारा हाथ से बनाया हुआ, यहाँ का जो लोग थे जिस चीज को बनाते थे अपने हाथों से बनाते थे, ठीक है, उस पर काफी हैवी ड्यूटी लगा दिया जाता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह। इस कारण से क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का ना तो डोमेस्टिक डिमांड होने लगा, ना तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होने लगा, क्योंकि वो महंगा हो जाता था टैक्स वगैरह इंपोज होने से, ठीक है। तो इस कारण से इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट थे, उसका डिमांड धीरे धीरे घटने लगा और वो इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गया, क्लियर। और दूसरी बात यह भी था कि इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री का बहुत ही कमी था। मॉडर्न इंडस्ट्री लगाने के लिए हैवी बहुत बड़ा कैपिटल लगता था, और यहाँ के लोगों के पास उतना लेवल ऑफ इनकम नहीं था कि इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप कर सके, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, खास
करके अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम लोग बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस था, यहाँ पे हेवी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थे, और इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिपेंडेंस जब मिला तो फॉरेन ट्रेड का क्या हालत था भाई। देखिए, अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इंडिया का बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है फॉरेन ट्रेड में सिंस एंशिएंट पीरियड, ठीक है। और यही रीजंस था कि रोमन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन, ठीक है। इंडियन ट्रेड्स को इंडिया के लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, ये वर्ल्ड्स बुलियन है, मतलब वर्ल्ड का जो ट्रेड होता था उसमें बहुत ही जबरदस्त स्थान रहा था इंडिया का, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे भी बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया समझते हैं। कहा जाता है इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया जो था फेमस था किसके लिए? फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए। लाइक कौन सा फिनिश्ड गुड? फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, इन सब एक्सेट्रा, इन सब गुड्स का फिनिश्ड गुड्स को इंडिया क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स जब यहां आए तो उन्होंने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया इनटू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया जब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल लागू किया यहाँ पे, ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो बर्बाद कर दिया, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। और जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, साथ ही साथ क्या किया, विदेश से अगर ब्रिटेन से कोई सामान अगर इंडिया आता था तो उसमें काफी लो टैक्स लगाया जाता था, ना के बराबर टैरिफ फ्री रखा जाता था, ठीक है। तो वो सस्ता में यहाँ बिकता था, तो इंडिया ब्रिटेन के प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया और इंडियन प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते थे उसका डिमांड घट गया। तो फाइनली इंडिया क्या बेचने लगा? सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने लगा, और इसीलिए इंडिया किसमें स्पेशलाइज्ड हो गया? बाय द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन फिनिश्ड गुड्स को वो विदेशों से खरीदने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडिया का ट्रेड को भी कहीं ना कहीं खराब किया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कहता जब ब्रिटिशर यहां रूल कर रहे थे ना तो हम लोग का एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट से, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे। भले ही हम लोग रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन एक्सपोर्ट का जो वैल्यू था ना वो इंपोर्ट के वैल्यू से ज्यादा था। और इस कारण से क्या था? इंडिया में सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड था, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो कि किसमें था? सरप्लस में था, मतलब एक्सपोर्ट का वैल्यू ज्यादा था, इंपोर्ट का वैल्यू कम था। लेकिन भाई बात ऐसा था ना, ये जो सरप्लस था ना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता था क्योंकि इंडिया सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सपोर्ट करता था? प्राइमरी गुड्स का, इंडस्ट्रियल गुड्स का नहीं। मतलब प्राइमरी गुड्स भाई रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री प्राइमरी गुड्स को ज्यादा खाली बेचता है ना, इंडस्ट्रियल गुड्स को ज्यादा नहीं बेचता है, तो वो इकोनॉमी का बैकवर्डनेस को दिखाता है, ना कि उसका ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान ली चलो सरप्लस जा रहा था ना, कुछ भी हो सरप्लस तो जा रहा था, वो सरप्लस जा रहा था, अगर उस सरप्लस वैल्यू का यूज अच्छे चीजों में किया जाता तो इंडिया डेवलप कर सकता था। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और वार एक्सपेंसेस में उन सरप्लस को खर्च कर दिया जाता था, ठीक है। कंट्री के डेवलपमेंट में उससे खर्च नहीं किया जाता था, और उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये था कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा बन गया, बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। तो ये था फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। क्लियर? नेक्स्ट है डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के मतलब होता है यहाँ के जो पॉपुलेशन थे उनके क्या फीचर्स थे, ठीक है। जैसे हम लोग बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई था, हेल्थ केयर का कमी था, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छा था नहीं, लिटरेसी था नहीं। जब लिटरेसी रहेगा नहीं तो बर्थ रेट तो ज्यादा होगा, ठीक है। और जब हेल्थ केयर है नहीं तो डेथ रेट तो बड़ा रहेगा ही रहेगा। यही कारण से है कि बर्थ रेट लगभग 48 था और डेथ रेट 40 था पर 1000। क्लियर? जो कि दिखाता है कोई भी कंट्री में अगर डेथ रेट बर्थ रेट बहुत ज्यादा है तो उस कंट्री का बैकवर्डनेस को दिखाता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट।
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रेन, है ना, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। अगर 1 साल से कम है पर 1000 लाइव बर्थ में 1 साल से कम कितने बच्चे जिनका डेथ हो जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 218 पर 1000, ठीक है, 218 पर 1000 था। काफी खराब स्थिति था। कैसे? अभी मात्र 32 है, प्रेजेंट में ये लगभग 32 है। ये भी दिखाता है पुअर हेल्थ केयर को, मतलब हेल्थ केयर बहुत अच्छा नहीं था, नहीं, बच्चे अगर बीमार पड़े तो उनका डेथ हो जाता था मैक्सिमम टाइम। क्लियर? नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट ओनली 32 ईयर्स, जबकि अभी कितना है 69.4, अराउंड 70 ईयर्स, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की इतना खराब था उस समय, मतलब उस समय ऐसा था ना, कोई जिंदा रहता तो 100 साल पार हो जाता था, और किसी का डेथ होता था तो 10 साल में 5 साल में हो जाता था। तो एवरेज जब निकालते थे काफी कम हो जाता था, ठीक है, क्योंकि उस समय कोई बीमार पड़ा, छोटा मोटा बीमारी में भी आदमी का डेथ हो जाता था, क्योंकि हेल्थ केयर जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो उस समय मात्र 16% लोग पढ़े लिखे थे इंडिया में। लिटरेसी रेट का मतलब होता है दोज हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेट कहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ 16% था, सिर्फ 16%, ठीक है। जबकि अगर वीमेन का देखें ना, फीमेल का तो मात्र 7% था। तो इतना कम लिटरेसी कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस को दिखाता है, और वीमेन का इतना कम होना कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल था। क्लियर? इसी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें कहा जाता है 1921 जो इंडिया का रहा है ना, उसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? क्योंकि कहा जाता है 1921 के पहले जब भी किसी डेकेड में, है ना, पॉपुलेशन बढ़ता था तो किसी डेकेड में पॉपुलेशन घटता था। मतलब हर एक सेंसस में कभी पॉपुलेशन बढ़ता दिखता था, कभी घटता दिखता था। लेकिन रिकॉर्ड है भाई 1921 के बाद आज तक इंडिया का पॉपुलेशन किसी भी डेकेड में घटा नहीं है ये कंटिन्यूसली राइज किया है। सोच के देख लीजिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लगभग 36 करोड़ का पॉपुलेशन, अराउंड 36 था, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं मैं, लगभग 36 करोड़ के आसपास था। अभी लगभग 136 करोड़ होगा, मतलब 140, कहीं कहीं तो रिपोर्ट आता है कि लगभग 140 करोड़ पहुंचने वाला है, ठीक है, लेकिन 130 से तो ऊपर हो गया है। बताइए इंडिया का हिस्ट्री कितना सालों से है, 1947 48 तक पॉपुलेशन मात्र कितना था, लगभग 36 करोड़, लगभग 36 करोड़, है ना, और अभी 136 करोड़। वाह! तो पॉपुलेशन जो है 1921 के बाद किसी भी डेकेड में पॉपुलेशन घटा नहीं है, कंटिन्यूअसली राइज किया है, ठीक है। इस कारण से 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है समझिएगा। मतलब जहां के जो पॉपुलेशन है कौन से सेक्टर में इंगेज्ड है, मतलब प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर लाइक फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, टर्सरी सेक्टर हम लोग सर्विस सेक्टर को कहते हैं, ठीक है। उस समय कहता है 72.7% के लगभग पॉपुलेशन जो था दे वर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर एंड ओनली 10.1% वाज इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, और टर्सरी में 17.2%। प्रेजेंट में सबसे ज्यादा लोग ऑक्यूपेशन जो प्राप्त करते हैं वो टर्सरी सेक्टर में करते हैं। क्लियर? मतलब अगर अब बात किया जाए, मतलब सॉरी टर्सरी सेक्टर नहीं बोल सकते हैं, मतलब अभी भी मेजर पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो अभी के समय में है ना वो टर्सरी सेक्टर का है, ठीक है। लेकिन उस समय कहा जाता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज था प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो था वो लगभग 50% के आसपास ही था। जबकि सब सिंपल सी बात है ना, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इंगेज हो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा था नहीं, ठीक है।
तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था इंडिया का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है यहाँ का रोड कैसा था, ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, एनर्जी कैसा था, रेलवे वगैरह क्या था नहीं था, इन सब चीजों का जो बेसिक चीजें होता है इकोनॉमी का वो कैसा था। तो देखिए ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कुछ काम जरूर किया था, ठीक है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ब्रिटिशर्स ने जो भी किया ना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था, खुद के लिए किया था। हम लोगों को अगर बेनिफिट मिला भी है ना तो वो इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला, डायरेक्ट बेनिफिट उन्होंने देना नहीं चाहा कभी भी। ठीक है, चीजें समझिए यहां से इन सारे पॉइंट से। कहता है रेलवे वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ कॉलोनियल इंडिया। रेलवे को इसलिए डेवलप किया ना ताकि ब्रिटिश से जब फिनिश्ड गुड्स आते हैं ना इंडिया का हर एक मार्केट में फैलाया जा सके, इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाया जा सके, मार्केट बड़ा मिल सके। ठीक है, वहीं पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड द इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन। पोर्ट इसलिए बनाया गया ना, इसलिए डेवलप किया गया ताकि इंडिया से रॉ मटेरियल को इजिली ब्रिटेन ले जाए अपने देश, और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड जो है वो इंडिया में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट था पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। कहता है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर सके, इसके लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को डेवलप किया गया। ठीक है, शॉर्ट में पीएनटी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। रोड को डेवलप किया गया, क्यों किया गया रोड को डेवलप? ताकि रॉ मटेरियल जो है इंडिया के डिफरेंट एरियाज से लाया जा सके। ठीक है, तो ब्रीफली कह सकते हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस तो जरूर किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, डिनाई नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन द मोटिव बिहाइंड दिस चेंजेस वाज नॉट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रेदर इट वाज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी थ्रू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोग कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है ब्रिटिशर्स ने काम जरूर किया है, ठीक है, लेकिन जो काम किया है ना इसलिए काम किया था ना ताकि उसका ब्रिटिश का डेवलपमेंट हो सके, वो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये था आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का सेकेंड पार्ट। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो कृपया करके कमेंट करें, मैं जरूर उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, मैं जरूर उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, जो सेकेंड चैप्टर का नाम है गोल ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ठीक है, तो आज का यहीं तक, तब तक के लिए आप लोग सभी को थैंक यू, बाय बाय। वीडियो जरूर पूरा